हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम सारांश दुबे है और टाइमलाइन के हिसाब से हम आगे अपने वीडियो में बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में जहां हम लोग ऋग वैदिक फेज़ को कवर किए थे, तो आज हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो लेटर वैदिक फेज़ रहने वाला है, जिसका अगर मैं टाइम पीरियड बताऊं तो आपका 1000 BC से लेकर 600 BC के आसपास है। राइट। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि आपका ज़ीरो से पहले भी ज़ीरो से पहले जितने भी ईयर होते हैं वो आपके निगेटिव में जाते हैं। ये अगर आप इसे नंबर लाइन कंसिडर कर रहे हैं और ये यहाँ पे ज़ीरो है तो यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे रहता है। तो -3 -2 से छोटा है और -2 -1 से छोटा है और -1 0 से छोटा है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके जो नंबर्स दिख रहे हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिख रहे हैं, क्योंकि आप इनको 1000 BC ना मानिए, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं -1000। तो जाहिर सी बात है -600 जो है वो आपका -1000 से बड़ा है। राइट। खैर, वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो हम लोग इस पीरियड की अब बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात जियोग्राफिकल एक्सपेंशन की, तो ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द आर्यंस आर सेड टू हैव मूव्ड इनटू ईस्टवर्ड एंड साउथवर्ड एरिया। राइट। तो इनका जो एक्सपेंशन का डायरेक्शन था वो ईस्टवर्ड और साउथवर्ड था, और लिटरेचर कंटेंट्स ऑफ दिस पीरियड कंटेंस रेफरेंस अबाउट द अरेबियन सी, विंध्यन रेंज एंड नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ गंगा यमुना द्वाब। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि स्टडी ऑफ लिटरेचर ऑफ द पीरियड रिवील्स दैट द मूविंग फ्रॉम पंजाब द आर्यन सेटल इन दिल्ली एंड अपर गंगेटिक दोआब। तो पंजाब से चलते हुए आर्य लोग जो है वो दिल्ली और ऊपरी गंगा के दोआब में सेटल हो गए। फिर उसके बाद और पूरब में बढ़ते हुए वो अवध क्षेत्र पे पहुँचे और वहाँ से फिर और पूर्व की तरफ बढ़े, जहाँ पे वो बिहार तक पहुँच गए। ये तो इनका ईस्टवर्ड डायरेक्शन था। अब अगर इनका साउथवर्ड अगर हम बात करते हैं तो वहाँ से ये आते हैं आपका पंजाब से फिर से आते हैं, देन अगेन ये आपका विंध्यन तक क्रॉस कर जाते हैं, और इन सम केसेस दे रीच अप टू नर्मदा रिवर या नर्मदा वैली। तो ये था। तो लेटर वैदिक के हिसाब से अगर बात करें तो आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया के लिए इसमें वर्ड होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि द स्टोरी ऑफ अग्नि एंड विदेह माधव मूविंग ईस्टवर्ड एज नरेटेड इन द शतपथ ब्राह्मण गिव्स अ प्रूफ ऑफ ईस्टवर्ड मार्च। इन दिस प्रोफेस जनाज ट्रांसफॉर्ड इनटू जनपदाज। मेन बात ये है कि जब पंजाब से वो मतलब नॉर्थ वेस्ट से वो आगे की ओर बढ़ते हैं आर्यंस इस टाइम पे, तो उनको और ज़्यादा क्षेत्र मिल जाते हैं। तो उनका जो राजन होता है, यानी कि जो जन का यानी ट्राइबल चीफ होता है, उसका एरिया बढ़ जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे जो है उसका जन नहीं रह जाता, वो जनपद का राजा बन जाता है। तो ये एक चीज़ थी। फिर दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे उत्तर भारत के लिए इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है आर्यावर्त, सेंट्रल इंडिया के लिए इस्तेमाल किया है मध्य देश, और साउथ इंडिया के लिए दक्षिणापथ यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ थी जिसे आपके बारे में जाननी चाहिए। तो मैप के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये आपका पंजाब का क्षेत्र है, और ये ऑब्वियसली आपका अफ़गानिस्तान और कुछ इंडस के पार का रीजन है, तो यहाँ पे मैं नहीं आऊँगा। तो आर्यंस लोग शुरुआती जो उनका एक्सपेंशन था वो यहाँ तक हुआ था। ठीक है, यहाँ तक इनका एक्सपेंशन था, यहाँ तक आए थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते इनका जो एक्सपेंशन है वो कुछ ऐसे हो गया, और ये यहाँ से फिर यहाँ आए, फिर यहाँ वितास्ता शतुद्री और इन सारी नदियों को क्रॉस करते हुए ये बिहार तक चले गए। यहाँ पे ईस्ट में बिहार में, और अगर साउथ में अगर मैं बात करूँ तो ये आपका बनास की घाटी यानी कि विंध्यन तक पहुँच गए थे, विंध्यन की तलहटी तक पहुँच गए थे। तो ये इनका जियोग्राफिकल एक्सपेंशन आप इस मैप के ज़रिए समझ सकते हैं। अब अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं
तो सबसे पहले इसमें आता है वर्णा सिस्टम। तो वर्णा सिस्टम क्या है कि इन द अर्ली वैदिक पीरियड वी फाइंड द डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 क्लास। जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, वहाँ पे हमें 3 क्लास ऑफ सोसाइटी देखने को मिलती थी। यहाँ पे क्या होता है, वो 4th वर्ण का उद्भव होता है जिसे हम शूद्र कहते हैं। तो ये जो है वो और ये बर्थ, इसका जो एग्जिस्टेंस है वो बर्थ से रिलेटेड होता है। तो इसका जो इस तरह से अब जो होता है, चीज़ें थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम था वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था, लेकिन अब वो बर्थ बेस्ड सिस्टम हो जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक और चीज़ आती है, पुरुष सूक्त की। तो पुरुष सूक्त के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे पुरुष सूक्त आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, जो कि ऑब्वियसली वो बाद में बना था। तो 10वें मंडल के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उसमें पुरुष सूक्त है, यानी कि एक मंत्र है। वहाँ पे ही कहा गया है जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से इनका जन्म हुआ है। वैश्य लोगों का जो है ब्रह्मदेव के जो पैर हैं वहाँ से उनका जन्म हुआ है, यानी जंघा से। वही क्षत्रियों का जो है ब्रह्मा जी के भुजाओं से, और शूद्र का मतलब चरण से इनका जन्म हुआ है। तो इस हिसाब से समाज में जो है वर्ण सिस्टम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो समाज में जो है इस हिसाब से हर व्यक्ति का रोल होता है। इस लिहाज से अगर मैं बात करूं तो ब्राह्मण का जो कार्य होता है समाज में अगर, तो वो है नॉलेज इम्पार्ट करना, यानी कि ज्ञान देना। क्षत्रिय का क्या काम होता है, तो चूँकि ब्रह्मदेव के भुजाओं से उनका उत्पन्न हुआ था, तो क्षत्रियों का काम ये होता था कि राज्य की रक्षा करना। वैश्यों का काम था कि वो लोगों का मतलब व्यापार, राज्य के व्यापार को संभाले, और शूद्र बाकी तीनों वर्णों की सेवा करें। तो ये ऑक्यूपेशन बेस्ड एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवॉल्व होना शुरू हुआ था, तो इसे वर्णा सिस्टम कहा गया है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो इसमें और एक चीज़ आती है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम। तो यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण में इसका सबसे पहला जिक्र हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे हमें 4 स्टेजेस की बात की गई है आश्रम के लिए। अगर बात करें तो पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जो है आपका वो स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड है। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जो है वो हाउस होल्डर है। तीसरा है वानप्रस्थाश्रम, यानी कि पार्शियल रिटायरमेंट। और चौथा है संन्यास आश्रम, यानी कंप्लीट रिटायरमेंट। इस आश्रम सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे जो व्यक्ति है उसकी औसत उम्र को यहाँ पे 100 साल माना गया है ना। और इस हिसाब से इस 100 साल को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, यानी कि हर आश्रम जो है वो 25-25 साल का होगा। यानी कि 0 to 25 आपका ब्रह्मचर्य है, 25 to 50 आपका गृहस्थ है, 50 to 75 आपका वानप्रस्थ है, और 75 to 100 आपका संन्यास आश्रम। इस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है, वेल डॉक्यूमेंटेड। फिर अगर मैं बात करूं तो गोत्र की। अब गोत्र क्या होता है, तो गोत्र आपका गोत्र का सिंपल मतलब होता है काउपेन और हर्ड ऑफ काउस। लेकिन अगर हम इसकी स्पेसिफिक मीनिंग के ऊपर जाएं तो इसका मतलब होता है फैमिली लाइनेज। ठीक है, तो ये गोत्र का जो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे फैमिली लाइनेज से रिलेटेड होता है, और ये इसका फर्स्ट टाइम मेंशन हमें छांदोग्य उपनिषद में हमें इसका देखने को मिलता है। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो लाइनेज होती हैं ये समय समय पर ब्राह्मण द्वारा इसका पैट्रीलिनियल के हिसाब से इसको बनाया जाता है, इसको डेवलप किया जाता है। ठीक है, और ये इस सिस्टम को बाद में कई सारे कम्युनिटीज़ द्वारा इस चीज़ को अपनाया गया है। एक शुरुआत में इसे ब्राह्मण कम्युनिटी मतलब ब्राह्मण वर्ण अपनाते थे, फिर बाद में इसे वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र भी अपनाने लगे। तो ये गोत्र सिस्टम हो गया। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे गोत्र ब्राह्मणों में होते हैं। कुछ गोत्र के बारे में अगर मैं बताऊं जो प्रसिद्ध है, तो गौतम गोत्र हो गया, भारद्वाज गोत्र हो गया, विश्वामित्र गोत्र हो गया, जमदग्नि गोत्र हो गया, वशिष्ठ हो गया, कश्यप हो गए, अत्रि हो गए, शांडिल्य हो गए। तो ये सारे जो गोत्र सिस्टम होते हैं ये इस टाइम पे वेल डेवलप्ड हो जाते हैं। वहीं अगर पोजीशन ऑफ वुमेन की अगर मैं बात करता हूँ
तो इन रिगार्ड टू द पोजिशन ऑफ वुमेन देयर कंडीशन वॉज नॉट गुड ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, डॉटर्स वर रिगार्डेड एज द सोर्स ऑफ मिजरी। तो यहाँ पे जो चीज़ है कि जो वुमेन की जो पोजीशन है वो इस टाइम पर आते आते काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पहले होता था कि ऋग्वैदिक टाइम में जो ट्राइबल काउंसिल या ट्राइबल असेंबली होती थी वहाँ पे वुमेन जा सकती थी और उसको अटेंड कर सकती थी। लेकिन अब क्या है कि अब ना तो ट्राइबल असेंबली है और ना ही वो वहाँ पे जाने, अगर है भी जहाँ पे भी है तो वहाँ पे भी उन्हें जाने का अधिकार नहीं है। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये हुई कि यहाँ पे कुछ हमें एग्जाम्पल देखने को ऐसे मिलते हैं कि जहाँ पे हमें महिषी या क्वीन एंड जैसा टर्म देखने को मिलता है महिषी मतलब क्वीन के लिए। लेकिन स्टेटस ऑफ वुमेन के अगर हम ओवरऑल बात करें तो वो यहाँ पे डिक्लाइनिंग फेज में जाता है, यानी कि गिरती हुई स्थिति में जाती है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो महिलाओं को जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक उसको सीमित कर दिया जाता है। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य और गार्गी के डायलॉग से हमें ये प्राप्त होता है कि जो वुमेन हैं, जो महिलाएं, उनको उच्च शिक्षा दी जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। लेकिन चीज़ यही है कि पहले के मुकाबले में अब जो होता है वो उनकी पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आ चुकी है। अगर हम लेटर वैदिक पीरियड के टेक्स्ट की अगर बात करें तो उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ, ऐत्रेय ब्राह्मण सबसे पहले एग्जाम्पल दें तो ऐत्रेय ब्राह्मण कहता है कि डॉटर इज़ द सोर्स ऑफ मिजरी बट सन इज़ द प्रोटेक्टर ऑफ फैमिली। ये फिलॉसफी है, मतलब कि जो बेटियां हैं वो गरीबी या दुर्दशा की जनक है, और जो सन है यानी कि बेटा है वो फैमिली का प्रोटेक्टर है, यानी कि रक्षक है, फैमिली का रक्षक। दूसरी अगर मैत्रायणी संहिता की अगर बात करें तो ये कहती है कि देयर आर 3 एविल्स, लिकर, डाइस एंड वुमेन, यानी कि 3 बुराइयां समाज में है इस समय विद्यमान है। पहला है शराब, दूसरा है जुआ और तीसरा है महिला। बृहदारण्यक उपनिषद के हिसाब से अगर बात करें तो इस हिसाब से महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा अच्छी शिक्षा मिली थी। तो ये आप चीज़ से समझ सकते हैं। वहीं अगर इस टाइम पे आते आते अगर मैं और चीज़ों के और एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो फिर आता है, इसको मैं थोड़ा सा नेक्स्ट एक सेपरेट स्लाइड में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे अब आती है मैरिज की बात है, ठीक है, क्योंकि बात अब महिलाओं की हो गई है, पोजीशन ऑफ वुमेन की हो गई। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पिछले ऋग्वैदिक पीरियड में महिलाओं के जो मतलब होता था, वहाँ पे महिलाओं की कंसेंट होती थी शादी के लिए। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पे अब हो ये रहा है कि यहाँ पे अब कुल मिला के 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज अब हो रहा है, ठीक है। 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज को अब यहाँ पे बताया गया है, जिसमें से पहला है ब्रह्म मैरिज, दूसरा है, सभी के बारे में डिटेल्स में बताता हूँ मैं, दैव विवाह यानी दैव मैरिज। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है दैव विवाह, तीसरा है आपका अर्स विवाह, चौथा है आपका प्रजापत विवाह, पांचवा है गंधर्व विवाह। फिर इसके बाद आता है आपका असुर विवाह, सातवां है राक्षस विवाह, और आखिर में आता है पैशाच विवाह।
ठीक है। तो समाज में जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट था उस समय, ये इनके जो डिसेंडिंग ऑर्डर है वो यही है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, इसको समझना हमें ज़रूरी है। पहला है ब्रह्म विवाह। तो इस विवाह में क्या होता था कि यहाँ पे जो सेम क्लास के लोगों का विवाह होता था, यानी कि बराबरी में यहाँ पे विवाह होता था, और यहाँ पे प्रॉपर दहेज का भी सिस्टम था। दूसरा है दैव विवाह। दैव विवाह में क्या होता था कि डॉटर गिवन बाय द हाउस होल्डर टू द सैक्रिफिशियल प्रीस्ट एज अ पार्ट ऑफ हिज फीस, मतलब एक पुरोहित को, मतलब उसके पारितोषिक के रूप में, या फिर यज्ञ कराने के अवसर पे बलि चढ़ाने के, मतलब बलि जो दिया था उसने, तो उस अवसर पे उसे पुरोहित को ये चीज़ दे दी जाती है। अपनी जो हाउस होल्डर है, जो गृहिणी है, वो अपनी बेटी देता है। फिर अर्श विवाह है। अर्श विवाह क्या है कि यहाँ पे जो ब्राइड ग्रूम प्रेजेंट्स अ काउ एंड अ बुल टू पेरेंट ऑफ द गर्ल इन दिस फॉर्म ऑफ मैरिज। यहाँ पे जो वर पक्ष है, यहाँ पे गाय और बैल का एक जोड़ा लड़की के माता पिता को देता है ताकि ये शादी हो सके। तो ये हो गया आपका अर्श विवाह। चौथा है आपका प्रजापति विवाह। प्रजापति विवाह आपका जो बेसिकली है, ये यहाँ पे जो गर्ल है, यानी कि यहाँ पे जो वधू है, उसका विवाह जो होता है वो दहेज के बिना होता है। फिर पांचवा है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मैरिज बाय परचेजिंग द गर्ल और वुमेन ऑफन क्लैंडस्टाइन, मतलब इन सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक तरह से आप इसको प्रेम विवाह समझ सकते हैं। फिर असुर विवाह। तो असुर विवाह आपका गंधर्व विवाह का और ज़्यादा डेवलप है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तरीके से एबडक्ट कर लिया जाता है, एक प्रेमी का दूसरे प्रेमी को एबडक्ट कर लिया जाता है और फिर उससे शादी कर ली जाती है। यहाँ पे फिर उससे भी ज़्यादा डिक्लाइन, मतलब यहाँ पे इन दोनों में मतलब यहाँ पे ये रहता है सहमति रहती है, लेकिन यहाँ पे एक वर पक्ष रहता है और वधु, मतलब एक लड़का जो है लड़की का उसके सहमति के बगैर ही उसका अपहरण करके उससे शादी कर लेता है। और सबसे घटिया किस्म का जो विवाह रहता है वो है पैशाच विवाह। इसमें ये होता है कि लड़की को जो है या तो उसे नशे में रख के, या फिर उसे मेंटली जो है डिस्टर्ब करके एक तरीके से उससे शादी करने का पूरा प्रोसेस कर रहा है। तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस थे जो उस समय होते थे। अगर वर्ण के हिसाब से, वर्ण सिस्टम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे भी आपको दो प्रकार के मैरिज देखने को मिलते हैं। एक होता है अनुलोम विवाह और दूसरा है प्रतिलोम। ये क्या होता है? तो अनुलोम विवाह बेसिकली क्या होता था कि यहाँ पे आपका जो वाइफ है वो लोअर कास्ट की होती थी, और जो उसका हस्बैंड था वो अपर कास्ट का होता था। उसका उल्टा यहाँ पे होता है कि यहाँ पे जो हस्बैंड है वो लोअर कास्ट के है, और ये समाज में सैंक्शन नहीं था उस समय, यानी कि इसको एक तरह से अनुमति मिली थी, लेकिन ये पूरी तरीके से वर्जित था। तो ये आपका एक तरह से समझ लीजिए कि जो समय का स्ट्रक्चर था उस समय ऐसे चलता था। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे फिर पोजीशन स्टेट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, पॉलिटिकल और स्टेट स्ट्रक्चर की बात करता हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कुछ चीज़ देखने को मिलती है। 5 टाइप्स ऑफ स्टेट सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वो देखने को मिलता है। तो 5 टाइप्स ऑफ स्टेट सिस्टम में आता है पहला राज्य, यानी सेंट्रल किंगडम, और इसका राज्य का जो हेड होता था उसे राजा कहा जाता था। दूसरा आता था सदर्न किंगडम, उसको कहते थे भोज्य, इसका जो हेड होता था उसे भोज कहा जाता था। फिर आता था स्वराज्य यानी वेस्टर्न किंगडम, इसका जो किंग होता था उसे स्वराट कहते थे। और फिर नॉर्दर्न किंगडम का जो आता था उसे वैराज्य कहा जाता था, और उसका जो किंग था उसको विराट कहा जाता था। और फिर पूरब जो होता था उसको उसका साम्राज्य होता था, और उसके लिए जो वर्ड यूज होता था वो आपका था सम्राट।
तो यहाँ पे 5 टाइप्स ऑफ स्टेट सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। और डायरेक्शन के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो इन स्टेट सिस्टम में जो उस समय पे विभिन्न जनपद डेवलप हुए थे तो उनका नाम ऐसे ही, राजा का नाम ऐसे ही होता था। वहीं अगर कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट की अगर बात किया जाए तो वो आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पहला है पुरोहित। तो पुरोहित आपका प्रीस्ट क्लास होता था, ठीक है। पुरोहित आपके जो होते थे वो आपके प्रीस्ट क्लास के होते थे। सेनानी आपके कमांडर इन चीफ थे। व्रजपति आपके हेड ऑफ पास्चर लैंड होते थे। स्पस यानी कि आपके स्पाई कम मैसेंजर। भागदूक यानी टैक्स कलेक्टर। संग्रहत्री यानी ट्रेजरर। ग्रामणी यानी हेड ऑफ विलेज। कुलपति हेड ऑफ द फैमिली। महिषी चीफ क्वीन। तक्षण कारपेंटर। दूत आपका मैसेंजर। सूत आपका चैरिएटर यानी रथी। अक्षवाप यानी अकाउंटेंट। इसके अलावा पलगाल ये मैसेंजर। स्थापति चीफ जज। और गोविकर्तना ये आपका कीपर ऑफ गेम्स एंड फॉरेस्ट। ये आपके ऐसे लोग होते थे। तो ये इसके हिसाब से इसी में थे। इसके अलावा और बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ लेटर वैदिक पीरियड जो था यहाँ पे अब मोनार्की की तरफ शिफ्ट होने लगा था, ठीक है। तो लेटर वैदिक पीरियड यानी कि 1000 BC से 600 BC के बीच में यहाँ से अब मोनार्की की तरफ शिफ्ट होने लगा था। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से वो सिस्टम डेवलप हो रहा था जहाँ पे जिस राजा के पास जितनी ज़्यादा पावर होगी वो उतना ज़्यादा पावरफुल माना जाएगा। पावर मतलब यहाँ पे पॉलिटिकल पावर से है, ठीक। यहाँ पे अब क्या होता था कि जो किंग था वो एक बड़े एरिया पे रूल करता था और उसे जनपद कहा जाता था। और यहाँ से जो किंग था वो अपनी एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी भी बनाने लगा था और एक ब्यूरोक्रेसी यानी कि अधिकारी तंत्र भी अच्छे से विकसित होने लगा था। यहाँ पे क्या होता है एक और चीज़ कि जो पॉपुलर ट्राइबल असेंबलीज थी यानी कि सभा समिति, इन दोनों ने अपनी रेलिवेंस को खो दिया और मोनार्की पावर जो मोनार्कियल पावर थी उनकी कीमत पे उनका बढ़ोतरी हुआ, उनका विकास हुआ। वहीं दूसरी तरफ जो पेस्टोरल सेमी नोमैडिक और ट्राइबल सोसाइटी थी ऋग्वेद की, वो इस समय तक आते आते पीजेंट और टेरिटोरियल सोसाइटी के रूप में तब्दील हो गई। अब यहाँ पे जो वॉलेंट्री गिफ्ट का जो कॉन्सेप्ट बलि के रूप में था जिसे ट्राइबल चीफ राजन हमेशा लिया करता था वो एक मैंडेटरी टैक्स के रूप में बदल गया था। तो ये एक कुछ स्टेट स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो चेंज होने लगा था। और ये आप कुछ ऐसे मैप देख सकते हैं जो अब इस टाइम पे आते थे कुछ ऐसे डेवलप हो गए। बाद में जब यही मैप थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा तो जब हम महाजनपद पीरियड में आएंगे तब हम इस मैप को दोबारा से अच्छे से डिस्कस करेंगे। सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूँ, सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन में हमें identical with peasant and are the Vaishyas who are identical with peasant are considered to be fit to be conquered. So the priest played an important role in making the peasantry subservient to the mobility. तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि जो प्रीस्ट का जो रोल था वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो शतपथ ब्राह्मण थे, शतपथ ब्राह्मण ये सजेस्ट करता था कि जो पीजेंट था वो ब्राह्मणों से घिरा हुआ और एक तरफ ब्राह्मणों से घिरा हुआ और दूसरी तरफ क्षत्रियों से घिरा हुआ होना चाहिए। तो ये इसका मानना था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे भागदुग जो टर्मिनोलॉजी थी ये एक टैक्स कलेक्टर के रूप में नहीं बल्कि एक डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन हमें इन सब चीज़ों में भी हमें इसका कोई क्लियर आइडिया नहीं था कि जो नेचर ऑफ टैक्स होता था वो पीजेंट से कैसे कलेक्ट किया जाता था। तो ये आपका सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अब थोड़ा सा इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में यहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर यहाँ पे बढ़ने लगता है, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस बढ़ने लगता है। और यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड आयरन प्लाउ शेयर वर यूज्ड। ये जखेरा से हमें इसका सबूत मिले हैं। मेन बात ये है कि ऋग्वैदिक काल में जो कॉपर का अब तक इस्तेमाल होते आया था, अब
पॉसिबली 1000 BC से जो अतरंजी खेड़ा में हमें सबूत देखने को मिले हैं, वहाँ से हमें ये एक चीज़ हमें देखने को ये मिलती है कि अब लोहे का इस्तेमाल होने लगा। लोहा जो होता था वो कॉपर से ज़्यादा भारी होता था। बाई डेंसिटी अगर बात करें तो कॉपर से ज़्यादा भारी होता था और उससे ज़्यादा अच्छे किस्म के हथियार भी बनाए जाते थे। तो अब जब आयरन एज अ टूल के तौर पे इस्तेमाल होने लगा तो उससे एग्रीकल्चरल सरप्लस भी ज़्यादा होने लगा, क्योंकि अब ज़्यादा अच्छे से ज़मीन की जुताई होने लगी और उससे अच्छा खासा जो है खेती भी होने लगी। तो खेती जब होने लगी तो रिसोर्सेज भी बढ़ने लगे। तो रिसोर्सेज सरप्लस में जब आने लगे तो यहाँ पे किंग का टैक्स का जो कलेक्शन है वो भी बढ़ गया। और जब टैक्स कलेक्शन किंग का बढ़ गया तब फिर यहाँ से किंग ने, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया था, कि यहाँ से किंग ने अपनी स्टैंडिंग आर्मी रखनी शुरू कर दी। तो देखा जाए तो आयरन की इस एक डिस्कवरी की वजह से एक तरीके से यहाँ पे हमें एक चेन ऑफ इवेंट देखने को मिलता है और इस चेन ऑफ इवेंट की वजह से आगे के जो फर्दर पॉलिटिकल चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, वो सब कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। अब जैसे मैंने आपको बताया महाजनपद टाइम पीरियड की, तो थोड़ा उसको मैं आगे के लिए रखूँगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये बैकग्राउंड तैयार हो गया है। यहाँ पे अब लोहा हमें देखने को मिल गया है और यहाँ पे अगर पॉलिटिकल सिस्टम की अगर मैं बात करता हूँ तो पॉलिटिकल सिस्टम में हमें अब ये कुछ कुछ ऐसे नज़ारे हमें देखने को मिल गए हैं, कुछ कुछ जनपद हमें देखने को मिल गए हैं। बाद में यही जनपद को कॉन्कर फिर बाद में किया जाएगा जिसके पास ज़्यादा पावर होगी, और उसके बारे में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो इन लेटर वैदिक पीरियड मेटल टूल्स फॉर यूज्ड आयरन एक्स फाउंड 1100 BC, ठीक है, टू 900 BC फॉर दिस पर्पज़। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, निष्क, सतमान और कृष्णाला वर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो इन सब का मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होता है। टैक्सेशन सिस्टम की बात करूँ तो बलि जो था वो कस्टमरी कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता था। भाग जो है वो 1/6 से 1/2%, 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस दिया जाता था। 1/6 का मतलब आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है जब ज़्यादा होता है तो समझिए कि वो कम है, और ये हाफ है, यानी कि ये 50% तो है ही है। इसके अलावा शुल्क नाम का एक एडिशनल टैक्स भी होता था जो अक्सर लिया जाता था। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस समय कई सारे हमें सेक्रीफिशियल यज्ञ भी देखने को मिलते हैं, जिसे आपने कई बार सुना भी होगा, ठीक है। तो उस यज्ञ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको और बता दे रहा हूँ। यज्ञ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सेक्रीफाइस के बेसिस पे हमें कई सारे, और इन यज्ञ का इस्तेमाल जो है आमतौर पे साम्राज्य के जो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अक्सर, या फिर राजा अपने एरिया को बढ़ाने के लिए अक्सर किया करता था, ठीक है, या फिर अपना पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे कुछ हमें यज्ञ के बता दे रहे हैं। पहला है वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ, अब ये क्या ये होता था? तो वाजपेयी यज्ञ में ये होता था, आप ऐसे अगर मैं इसको इस सिंपल लाइन में कहूँ तो यहाँ पे जो है देवता से एक तरीके से सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला होता था, यानी कि एक तरीके से लेजिटिमेसी फ्रॉम द गॉड, लेजिटिमेसी फ्रॉम द गॉड। किस लिहाज से? पॉलिटिकल पावर के लिहाज से, ठीक है। इसमें क्या होता था, 17 दिन मतलब होता था, और 17 दिन में क्या होता था कि 13 दिन जो होता था भगवान की पूजा की जाती थी, और आखिरी दिन में क्या होता था कि जो सोम रस जो होता था उसको प्रसाद के रूप में हर किसी में बांटा जाता था। फिर दूसरा आता है राजसूय यज्ञ। राजसूय यज्ञ,
ये क्या होता था, तो यहाँ पे ये इसका कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होते थे, और ये एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये आपका कोरोनेशन सेरेमनी था। कोरोनेशन सेरेमनी, कोरोनेशन सेरेमनी मतलब यानी कि ताजपोशी, या ठीक है। फिर आता है अश्वमेध यज्ञ। इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा और बहुत बार सुना होगा। अश्वमेध यज्ञ जो होता था ये आपका राजा अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए अक्सर किया करता था, और यहाँ पे जो है एक अश्व यानी घोड़ा छोड़ दिया जाता था, और जो भी राजा उस घोड़े का रास्ता रोकता था उसे फिर जो किंग होता था उसे रोकना, मतलब उसके साथ उसको लड़ना होता था। तो ये अश्वमेध यज्ञ था। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये हमारा वैदिक पीरियड अब ख़त्म हो जाता है। अब हम इसके आगे जो है मिलते हैं आपसे। मैंने पहले ही आपको बता दिया, हिंट दे दिया कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो अगला वीडियो होगा वो हमारा होगा महाजनपद पीरियड पे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, अपना ध्यान रखें, टाटा।